हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भी अब बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोग ये हिंदी का जो आप लोग का यूपी बोर्ड का क्लास 10th का 24 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। इसके लिए देखो ये कि हम लोग हिंदी का पेपर सेट सॉल्व कर रहे थे आप लोग के बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, जिसका कोड 8 से 1 एफडी था। ठीक है? पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इसके सारे के सारे जो भी एमसीक्यू हैं, उनको बिल्कुल डिटेल्ड में अच्छे से सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के अलावा अब आपके जो सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपका खंड अ में एमसीक्यू था और अब खंड ब में आप लोग का ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलो इनको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। बाकी कहूँगा, चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पे लगातार आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, यूपी बोर्ड क्लास 10th के आप स्टूडेंट हो तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, और पिछली वीडियो आप देखना चाहते हो इसका ये एमसीक्यू की वीडियो ना, तो मैंने हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है। आप जाओगे चैनल पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, और इसकी एमसीक्यू की वीडियो मिल जाएगी। चलो, तो खंड ब में आप जानते हो इसमें आपका पहला प्रश्न गद्यांश संबंधित रहेगा। एक गद्यांश दिया रहेगा, एक नहीं दो दिया रहेगा, एक अथवा में भी कर कर, यहाँ एक गद्यांश और अथवा कर कर एक यहाँ पे, दोनों में से किसी एक का ये दिए गए तीनों प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो चलो मैं दोनों को सॉल्व करा देता हूँ, क्योंकि किसी के पेपर सेट में ये भी आ सकता है, किसी के पेपर सेट में ये भी आ सकता है। तो मैं दोनों को सॉल्व कराता हूँ, बाकी आपको एग्जाम में एक ही करना होगा। पहला गद्यांश क्या है? यहाँ पे मित्रता। यहीं से आपको मालूम चल गया कि ये मित्रता चैप्टर से है। आपका पहला मतलब पहली पंक्ति में पहला वर्ड जो है उसी से। ठीक, तो यह प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ हमेशा पूछा जाता है। और सेकंड प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जाता है। और थर्ड एक कोई भी यहाँ से नॉर्मल सा प्रश्न पूछा जाता है, मतलब इस गद्यांश से संबंधित। तो देखो, संदर्भ लिखने के लिए आप लोग को लेखक का नाम मालूम रहना चाहिए और चैप्टर का नाम मालूम रहना चाहिए। तो भाई ये मित्रता चैप्टर से है। और इसको किसने लिखा है? तो मित्रता चैप्टर सिंपल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो प्रस्तुत अवतरण का हमें संदर्भ लिखना है, तो आप संदर्भ हेडिंग डालकर और वहाँ पे लिख देना कि प्रस्तुत गद्यांश या निम्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ऐसे लिख देते हो तो आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा आगे भी पढ़ता हूं मैं। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। आगे देखें, राम धीर और शांत प्रकृति के थे। राम जो थे धीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। ओके, मतलब यह कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही स्वभाव रखने वाले लोगों में ही मित्रता हो सकती है, बल्कि अलग अलग स्वभाव रखने वाले लोगों में भी मित्रता हो सकती है। और उदाहरण के तौर पे यहाँ राम और लक्ष्मण का उदाहरण लिया गया कि राम काफ़ी धीर शांत व्यक्ति थे, लेकिन वहीं लक्ष्मण काफ़ी उग्र मतलब क्रोधित टाइप के व्यक्ति थे, मतलब जल्द क्रोधित हो जाते थे, लेकिन फिर भी उनमें काफ़ी मतलब स्नेह था एक दूसरे में। तो ये उदाहरण लिया गया है। तो देखो यहाँ पे हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यहाँ से और यहाँ तक जो है इसकी व्याख्या करनी है। तो व्याख्या देखो मैंने अच्छे से ये लिख कर लाया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट, उसका ये आपका संदर्भ हो गया जो मैंने आपको बता ही दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या में आपका क्या करोगे? लिखोगे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि, क्या बताना चाहते हैं? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो, तो दो मित्र जो हो एक ही कार्य करते हो और एक ही रुचि रखते हो। तो इसको बनाकर लिख दोगे यहाँ पे कि निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि मित्रता केवल उन दो लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही प्रकार की रुचि रखते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, प्रकृति के हो मनुष्य में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। यहाँ तक आगे बढ़ाकर थोड़ा और आप इसमें लिख दो, जोड़ दो अपने तरफ से कि अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले और अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है। बस इतना कर दो, आपको इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है? तो भाई राम काफ़ी शांत व्यक्ति थे, लेकिन लक्ष्मण वही उग्र व्यक्ति थे। तो ऐसे लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख दो थोड़ा बनाकर अपने हिसाब से कि राम का स्वभाव धैर्यशाली या मतलब वही शांत था,
परंतु वहीं लक्ष्मण काफ़ी उत्तेजित स्वभाव के व्यक्ति थे। ऐसे बनाकर लिख दो, आपका काम हो जाएगा, इसका 2 मार्क मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आपका 6 मार्क का है, 6 मार्क में आता है, तो किसी न किसी पेपर सेट में आना ही है, इसको आप क्लियर कर लेना। बाकी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसका ले सकते हो, अगर आपको क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, इसका अथवा वाला। अथवा वाला क्या है, यहाँ पे देखो अजंता, यहाँ से भी शुरू में ही मालूम चल गया अजंता। अजंता आपका एक चैप्टर है आपके बुक में, जिसको भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। तो यहाँ से मालूम चल गया कि ये अजंता वाले चैप्टर से गद्यांश है। अब यहाँ पे देखो ये शुरू से अंत तक रेखांकित अंश की है, इसमें मतलब पूरा की हमें व्याख्या करना है। और यहाँ पहला प्रश्न क्या बोला है कि प्रस्तुत अवतरण के शीर्षक तथा लेखक का हमें नाम बताना है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और थर्ड प्रश्न पूछा है कि अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पढ़ेंगे तो हम लोग का पता चल जाएगा। चलो एक बार पढ़ते हैं हम लोग। बाकी ये प्रस्तुत अवतरण के शीर्षक तथा लेखक का नाम यहाँ पूछा है, यहाँ संदर्भ नहीं पूछा है। तो आप पेपर में फर्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालकर वहां पे लिख दोगे कि शीर्षक का नाम, शीर्षक का नाम ऐसे, और शीर्षक का नाम अजंता है, मतलब ये अजंता चैप्टर से लिया गया है ये गद्यांश। और उसके बाद लिख दोगे कि लेखक का नाम, लेखक का नाम, और लेखक का नाम आप लिख दोगे भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, या एक ही लाइन में लिख सकते हो कि मतलब इस गद्यांश के, निम्न गद्यांश के या प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक का नाम अजंता तथा लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय है। ऐसे भी लिख सकते हो एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, इसका उत्तर। तो पहला इसमें प्रश्न क्लियर। सेकंड हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। चलो एक बार हम लोग, ये रेखांकित अंश पूरा दिया गया है, पूरे को हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। तो चलो देखो इसको हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। देखो, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। अद्वितीय मीन्स एक विशेष स्थान रखता है। ठीक है, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्य, बहुसंख्य मीन्स बहुत ज्यादा, कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो ये गद्यांश है हम लोग का। अब यहाँ पे हमें इस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी, मतलब पूरे इस गद्यांश को हमें मतलब व्याख्या करनी है। तो अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज कर देखो, गद्यांश में कोई इसकी व्याख्या करना कठिन नहीं होता है। जो ये पद्यांश होता है ना, नीचे आपका सेकंड प्रश्न आएगा, इसका थोड़ा व्याख्या करना कठिन होता है। इसका तो आप थोड़ा थोड़ा बना बना कर इसी में लिख दो, आपका काम चल जाएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो देखो यहाँ पे व्याख्या मैंने अच्छे से बना बना कर लिख दिया है। तो आप भी ऐसे लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर। क्या प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक भगवत शरण उपाध्याय बताते हैं कि, अब क्या बताते हैं कि अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। तो लिख दोगे कि अजंता की महान चित्रकला पूरे विश्व में अपना एक विशेष स्थान रखता है या रखती है। अपने हिसाब से बनाकर लोग लिख दोगे, कैसे भी। ये पहली पंक्ति मैंने लिखा है, ऐसे भी लिख सकते हो आप, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, आपका मन। उसके बाद देखिए, इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्य, कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने हैं। तो आगे लिखोगे कि इसमें स्थित प्राचीन बहुसंख्य कथाएं तथा चित्र जो सदैव सजीव प्रतीत होते हैं, अजंता के अलावा पूरे विश्व में कहीं भी नहीं बने हैं। ऐसे लिख दोगे। ठीक, आगे जो भी है कि अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया, उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही है, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याणकर प्रभाव से वंचित न रह सका। तो इसका लिख दोगे कि अजंता की चित्रकला भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की चित्रकला का भी प्रभावित की है। इसका प्रभाव पूर्व के देशों पर तो पड़ा ही है, साथ ही इसके कल्याणकारी प्रभाव से मध्य पश्चिम एशियाई देश भी वंचित नहीं है। तो ऐसे बना बना कर लिख दोगे, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा और इसका 2 मार्क 4 मार्क। और एक नॉर्मल सा यहाँ प्रश्न पूछा है कि अजंता की कला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो इसका आंसर लिख दोगे कि अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर कल्याणकारी रूप से प्रभाव पड़ा है, जिससे उन देशों में भी चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ। ठीक है, ऐसे बना बना कर लिख दोगे, आपका काम खत्म। देखो मैंने लिखा है और यहाँ पे पढ़ कुछ और रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, वास्तव में अपने मन से भी कुछ बोल दे रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जैसा मैंने लिखा है ऐसा ही आपको लिखना है। ठीक है, बाकी इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, आपका मन। चलो उसके बाद हम लोग सेकंड प्रश्न पे आ जाते हैं। पहले प्रश्न के बाद अब सेकंड प्रश्न आ जाता है।
इसमें हमें क्या करना है, सेकंड प्रश्न क्या होता है, जैसे यहाँ 2 गद्यांश दिया था तो यहाँ पे देखो 2 पद्यांश देता है, यहाँ पे एक दिया है और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा है, और अथवा कर यहाँ एक दिया है और इससे रिलेटेड 3 ठे प्रश्न पूछा है। तो अब देखो पहले प्रश्न को, मतलब यहाँ पहले गद्यांश को पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो, या इसको पढ़कर इन 3 प्रश्नों का उत्तर दो। केवल आपको एक एग्जाम में करना है, लेकिन यहाँ भी मैं दोनों आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलो इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो, माफ करना, पहला गद्यांश पद्यांश क्या है कि निर्गुण कौन देश कऊ वासी, मधुकर कहीं समझाओ सौदे बुझती साँच न हासी, कोहे जनक कोहे जनिल को नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो किही रस में अभिलाषी, पावेगे पुनिक्यो आपनो जो रे करेगो गासी, सुनत मौन रहो बावरी सुर सबे मति नासी। ये सूरदास जी वाले चैप्टर से लिया गया है, सूरदास जी का जो पद वाला चैप्टर है उससे लिया गया है। तो सिंपल इस पद्यांश का हमें क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ तो आराम से लिख दोगे कि प्रस्तुत पद्यांश, अब इसमें पद्यांश शब्द यूज करोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके अब यहाँ पे एक और रचयिता शब्द यूज करोगे, न कि लेखक, रचयिता, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ऐसे लिख दोगे संदर्भ। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या के लिए आपको इसका अर्थ जानना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, निर्गुण कौन देश को वासी, मतलब ये क्या होता है, ये किस समय का वर्णन है, जब उद्धव जी गोपियों को, मतलब कृष्ण भेजते हैं, गोपियों के पास जाते हैं, तो वहाँ मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना करने को गोपियों को बोलते हैं। तो गोपियाँ कहती है कि निर्गुण कौन देश को वासी, तुम जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने को हमें बता रहे हो या बोल रहे हो, हे उद्धव, उनको मधुकर कहकर, मधुकर की संज्ञा देकर पुकारते हैं कि हे मधुकर, मतलब मधुकर किसके लिए बोला जा रहा है, तो उद्धव जी को। हे मधुकर, तुम हमें यह बताओ कि जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम हमें उपासना करने को बोल रहे हो, वो किस देश का वासी है। निर्गुण कौन देश का वासी, किस देश का वासी है। मधुकर कहीं समझाओ सौदे बुझती सांस नासी, मतलब वही मधुकर की संज्ञा से उद्धव जी को गोपियाँ पुकारती हैं और यह पूछती हैं, हे उद्धव बताओ कि वह किस देश का, जिस निर्गुण ब्रह्म की तुम उपासना करने को बोल रहे हो, यानी पूजा करने को बोल रहे हो, वो किस देश का रहने वाला है। को है जनक, उसका जनक कौन है। को है जननी, उसकी माता कौन है। को नारी, उसकी नारी यानी पत्नी कौन है। को दासी, उसकी दासी कौन है। कैसे वर्ण, उसका वर्ण कैसा है, भेष कैसा है, ठीक है। किही रस में अभिलाषी, और किस रस में उसकी अभिलाषा है। पावेगे पुनिकियो आपनो जो रे करोगे गांसी, तुम सही से बताओ, अगर झूठ बोलोगे तो उसका फल तुम ही पाओगे। अब देखो यहाँ तक ये अर्थ हो गया, लेकिन मैं यहाँ इस 2 पंक्तियों को भी बता देता हूँ। पाओगे पुनिकियो आपनो जो रे करोगे गासी, अगर तुम झूठ बोलते हो तो उसका फल तुम ही पाओगे, सच सच बोलो। सुनत मौन है रहो बाबरी सुर सबे मति नासी, और इस प्रकार की गोपियों की बात को सुनकर उद्धव जी मतलब मौन, चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो चलो, हमें तब यहाँ तक की, हमें रेखांकित अंश यहाँ तक किया है, यहाँ की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, चलो व्याख्या हम लोग कैसे लिखा गया है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके चलो, तो 1 मिनट रुक जाओ। चलो यहाँ देखो, मैंने इसका तो अर्थ बता ही दिया। अब चलो यहाँ डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। संदर्भ तो वही जो बताया कि उपयुक्त या प्रस्तुत भी यहाँ पे लिख सकते हो, या निम्न भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे पद्यांश, हमारी यहाँ पद्यांश यूज करोगे। जैसे ये गद्य था तो गद्यांश यूज कर रहे थे, ये पद्य से लिया गया तो यहाँ पे पद्यांश यूज करोगे। तो प्रस्तुत या निम्न पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके, और यहाँ पे रचयिता शब्द यूज करोगे सूरदास से, ऐसे लिख दोगे तो इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ये संदर्भ हो गया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ये रेखांकित अंश है, इसकी हमें व्याख्या करनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, लिखोगे कि निम्न पद में जब उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म की आराधना करने को कहते हैं, तब गोपियाँ उद्धव को मधुकर यानी भ्रमर नाम से संबोधित करती हुई पूछती है कि हे मधुकर, मधुकर यहाँ पे उद्धव जी को बोला जा रहा है, ठीक है। हे मधुकर, तुम यह बतलाओ, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है ना। यहाँ पे निर्गुण कौन देश का वासी, तो वही है, तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, ठीक है। हम आपको कसम दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं। आप यह बतलाओ कि उस निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी और दासिया कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है, और उसकी किस रस में रुचि है या किस रस में अभिलाषा है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी मैं बता देता हूँ।
यहाँ पे आगे लिख दोगे कि यानी गोपियों का कहना है कि जो निराकार ब्रह्म है उनके बारे में जब कुछ जानकारी ही नहीं है तो उसकी या उनकी आराधना हम कैसे करें। तो ये हम लोग का रेखांकित अंश की व्याख्या हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग का थर्ड वाला प्रश्न है कि उपयुक्त निर्गुण ब्रह्म के वर्णन में क्या कठिनाई व्यक्त की गई है। तो भाई कठिनाई यही व्यक्त की गई है कि मतलब उसकी उपासना कैसे की जाए जब उसके बारे में मतलब कुछ मतलब जानते ही नहीं हम लोग, मतलब गोपियाँ कहती हैं। तो यहाँ पे आप इसके बारे में लिख दोगे कि निर्गुण ब्रह्म के वर्णन की कठिनाई को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि उस ब्रह्म की उपासना कैसे की जाए जिसके बारे में कुछ नहीं जानते। ठीक, तो चलो ये हम लोग का थर्ड का ही उत्तर हो गया। तो ये हम लोग का पद्यांश हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्लियर कर लेना, आपके एग्जाम में हर साल ही ये आता है। तो चलो ये हम लोग का इसमें पहला वाला हो गया, ये सेकेंड वाला भी यहाँ पे करा देता हूँ। यह क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, चींटी को देखा। ओके, ये चींटी वाला आपका जो चैप्टर है सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा लिखित, उससे है। चींटी को देखा वह सरल विरल कारी रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपथ पल पल मिलजुल। बस इतना ही हमें रेखांकित अंश किया है, इसका मतलब इसी की व्याख्या करना है। आगे है कि वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, कन कन करके चुनती अविरत। ठीक है, अब यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का हमें संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ सिंपल सा है कि लिख दो प्रस्तुत, देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रस्तुत या निम्न पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चींटी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सुमित्रानंदन पंत हैं। ऐसे लिख दो, आपका काम खत्म। उसके बाद देखो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या में आप लिख दो कि रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें लिख दो बना बनाकर कि निम्न पंक्तियों के माध्यम से कवि प्रश्न करते हुए कहता है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटी को देखा मतलब क्या तुमने, वही कहने का मतलब तुमने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है। चींटियों की रेखा एक सरल सीधी काली और बिरल यानी पतली रेखा के समान होती है। जब वह मिलकर एक साथ छोटे छोटे पैरों से चलती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा हो। ठीक है, हिलडुल यहाँ पे है ना। ओके, आगे है कि चलती लघुपद मिलजुल। ठीक है, तो पूरे का हो गया व्याख्या। अब आगे थोड़ा बनाकर लिख दोगे अपने मन से। कभी आगे कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति का कतार। ओके, ये तो मैंने पूरा का कर दिया है, बस इतना ही हो गया। इतना हमें करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे देखो, ये और ये निर्गुण ब्रह्म वाला जोड़ दिया हूँ। छोटे चुनती ही रहती हैं, यहाँ से ये थोड़ा कट कर दो, ये थोड़ा गलत है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। आगे ये कतार है, तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर अपने काम में। ठीक है, यहाँ तक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक तो जो हम लोग का यहाँ तक तो हो गया। जो हम लोग का ये 4 पंक्तियाँ थी उसका एक तरह से अर्थ टाइप का, और उसका हमने बना कर लिख दिया। और आगे अपने मन से थोड़ा यहाँ पे ऐड कर दो कि तुम ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर अपने काम में जुटी रहती है और वो अपने परिवार के छोटे छोटे उपयोगी करों को बिना रुके लगातार चुनती रहती हैं। बस इतना हो गया, आपका काम खत्म। ठीक, इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, और इसका 2 मार्क, यानी 4 मार्क आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो थर्ड प्रश्न क्या पूछा गया है कि कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन के किस आदर्श के प्रति संकेत करता है। तो देखो, कवि वह है पिपीलिका पाती के द्वारा जीवन में निरंतर श्रमशील और एकता पूर्वक रहने के आदर्श की ओर संकेत करता है। ये लिख दोगे तो इसका आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी हो गया हम लोग का 6 मार्क का। क्लियर। तो ये हम लोग का फर्स्ट और सेकंड गद्यांश और पद्यांश संबंधित प्रश्न हो गया। हमने वीडियो अब तक 20 मिनट की लगभग वीडियो हुई है और इसमें हमने 4 गद्यांश और पद्यांश देख लिया। ठीक है, मतलब 5 मिनट में हमने एक गद्यांश सॉल्व किया, जो काफ़ी एक अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो हम लोग अगला प्रश्न थर्ड वाला देख लेते हैं। ये क्या है, ये हम लोग का थर्ड वाला प्रश्न आपका जानते हो हिंदी में संस्कृत का भी पार्ट है पीछे। तो संस्कृत वाले चैप्टर में जैसे ये वाराणसी वाले चैप्टर से दिया गया, कोई भी यहाँ पे मतलब किसी भी चैप्टर से यहाँ पे गद्यांश दे देगा और इसका आपको क्या करना रहेगा, संदर्भ लिखना रहेगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। तो देखो ये क्या है, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरीयम विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता अस्य घटानां वलयाकृति पक्ति धौलायां चंद्रिकायां बहुत राजते।
अगणितः पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्य घटानाः शोभा विलोक्यम इमा बहु प्रसन्ति। मतलब कहने का मतलब क्या है, वाराणसी बहुत ही प्राचीन नगरी है। यहाँ यम मतलब यह स्वच्छ जल की तरंगों के किनारे, एक तरह से गंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, इसकी जो घाटों की वलयाकृति आकृति है उस मतलब वह बहुत मतलब एक तरह से घुमावदार और चांदनी में बहुत सुंदर प्रतीत होती है। यहाँ पे अनेक पर्यटक दूर देशों से आते हैं, रोज आते हैं और इसको देखते हैं और इसकी घाटों को देखकर उसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। तो ये एक तरह से इसका अर्थ है। ठीक, आप कर लेना। और उसके बाद ये वाराणसी वाले से है, तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे। देखो, संदर्भ लिखते समय इसमें लेखक या कवि का नाम नहीं लिखना होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे संदर्भ में इसका लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, ऐसे लिख दो। और ये हिंदी अनुवाद है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लो, आप पढ़ लेना अच्छे से, इसको क्लियर कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अथवा में एक और दिया है, इसमें भी अथवा दिया होता है, तो इसको करो या इसको करो। ये क्या है, आम राष्ट्रद्रोह यवन राज एकम इदम भारत राष्ट्रम बहुनी चात्र राज्यानि बहुवश्च शासका त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि अंबिका चास्य प्रत्यक्षम प्रमाणम। तो ये वाला जो आपका है ना, देशभक्त चंद्रशेखर, ये आपका देशभक्त चंद्रशेखर जो है, देशभक्त चंद्रशेखर जो है चैप्टर उससे लिया गया है। ठीक, तो अब सिंपल इसका आप संदर्भ लिख दोगे। क्या लिखोगे संदर्भ, कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से उद्धृत है, ऐसे लिख दोगे। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद कर दे कि हाँ, राष्ट्रद्रोह यमराज, यह भारत एक राष्ट्र है और यहाँ बहुत से राज्य और बहुत से शासक हैं। तुम मित्रतापूर्ण संधि से उन्हें खंडित करके भारत को जीतना चाहते हो, अंबिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये इसका एक तरह से अर्थ है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तो इसको आप क्लियर कर लेना। ठीक, चलो आगे चले हम लोग। ये हम लोग का प्रश्न संख्या 3 भी हो गया। अब देखो प्रश्न संख्या 4 है। अब इन चैप्टर के बीच बीच में छोटे छोटे श्लोक भी हैं और श्लोकों को बोला जाता है पद्यांश। ठीक है, तो श्लोकों से संबंधित यहाँ पे 2 श्लोक रहेगा। इसमें से किसी एक का आपको ना क्या करना रहेगा कि हिंदी में अनुवाद करना रहेगा और उसका संदर्भ लिखना रहेगा, जिसका आपको 5 मार्क मिलेगा। यहाँ भी आपका 5 मार्क और यहाँ भी 5 मार्क। तो चलो, ये यहाँ पे 2 प्रश्न है, दोनों को मैं करा देता हूँ। हालांकि आपको दोनों में से कोई एक ही करना होगा, इसको करो या इसको करो। ठीक, चलो यहाँ पे हम लोग दोनों देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, 1 मिनट। देखो ये क्या है, आप दो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडित अमुक अस्फुट वक्ता च यो जनाति श पंडिता। ऐसे ये पहचान गए होंगे कि ये प्रबुद्ध ग्रामीण वाला वो पहली है, वही यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं है, बिना मुंह का है परंतु साफ बोलने वाला है, उससे जो जानता है वह विद्वान है, वह पंडित है। ये इसका एक तरह से अर्थ है। तो ये तो प्रबुद्ध ग्रामीणा वाला है, तो आसानी से इसका मतलब संदर्भ भी लिख दोगे और हिंदी अनुवाद में बता ही दिया। ये देखो अथवा में कर ये क्या है कि धान्यानाम उत्तम किंचित धनानाम स्यात् किमुत्तम। मतलब यहाँ पे देखो, अन्नों में उत्तम कौन है, धनों में उत्तम कौन है। ठीक है, लाभान उत्तम किन स्यात् सुखानाम स्यात् किमुत्तम। ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि लाभों में उत्तम कौन है और सुखों में उत्तम क्या है या सुख से उत्तम क्या है, ये इसका एक तरह से अर्थ है। और ये जो आपका है ना, ये श्लोक आपका एक चैप्टर है, आप देखोगे आपके हिंदी में। ठीक है, हिंदी वाली मतलब संस्कृत का पाठ है जीवन सूत्राणी। ठीक है, ये किससे है, आपका जो एक चैप्टर है जीवन सूत्राणी, उससे है। ठीक, तो चलो इसका अर्थ भी मैं बता दिया आपका, और ये इसका मतलब बता भी दिया कि ये किस चैप्टर से है, तो आप लिखते रहना। बाकी देखो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो ये 5वां प्रश्न होता है, ये खंडकाव्य संबंधित होता है और बहुत सारा यहाँ पे खंडकाव्य दिया होता है, हर एक जिले का दिया होता है। तो इसमें से देख लेना कि आपके जिले का कौन सा खंडकाव्य है। और मान लो आपके जिले का खंडकाव्य मेवाड़ मुकुट है, तो यहाँ आप खोज लेना ये मेवाड़ मुकुट है। इसमें 2 प्रश्न पूछा गया, तो इसमें से किसी एक ऊपर वाले का या नीचे वाले का उत्तर दो, क्योंकि एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है और जिसका आपको 3 मार्क मिलेगा। ठीक, बाकी आपको छूना भी नहीं है कोई। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 है, इसमें 2 प्रश्न रहेंगे क और ख। क में आप लोग का लेखकों का जीवन परिचय रहेगा और ख में कवियों का जीवन परिचय रहेगा। ठीक, जिसका आपको 5-5 मार्क मिलेगा, 5-5 10 मार्क का।
अब देखो मैं हमेशा बताता हूँ कि आप लेखकों में जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, और एक और जैसे मैं रामधारी सिंह दिनकर जी का बोलता हूँ, इन तीनों का आप याद कर लो, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। आप जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तो 100% याद करना है, और एक किसी और का भी याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा। और अगर कवियों में मैं बात करूँ तो आप हमेशा तुलसीदास जी का, उसके अलावा सूरदास जी का, महादेवी वर्मा का, इन 3 लोगों का, एक और किसी का, 4 लोगों का याद कर लेना, आपके एग्जाम में फंस जाएगा। ठीक। और इसको लिखना कैसे है, तो यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ आपको लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए। जैसे आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिख रहे हो, तो सबसे पहले ये लेखक का आपको संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। इस तरह से कुछ संक्षिप्त परिचय बनाना होगा आपको, जिसमें जन्म रहना चाहिए, जन्म स्थान रहना चाहिए, पिता का नाम रहना चाहिए, और माता का नाम अगर मालूम है तो माता का नाम रहना चाहिए, और मृत्यु, इतनी तो चीज़ें रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप प्रमुख रचनाएं उनकी कुछ आप लिख देते हो तो वो भी अच्छी बात है, और उसके बाद किस युग के लेखक है अगर आपको मालूम है तो वो भी लिख दो तो ठीक बात है। तो ये मतलब 4, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम और मृत्यु, ये चीज़ें मतलब इतनी रहे तो अच्छी बात है। इसके अलावा और भी कुछ आप शामिल करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो संक्षिप्त परिचय ऐसे लिख देना। उसके बाद जो भी याद किए हो जीवन परिचय आप लिखते रहना ऐसे। बहुमुखी प्रतिभा का धनी जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, उत्तर प्रदेश के काशी में होता है। ऐसे आप जो याद किए हो लिखते रहना। ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इधर तक देखो, यहाँ तक लिखा हूँ, और अंत में ये लिखने के बाद एक लिख देना कि कमायनी जयशंकर प्रसाद की एक प्रमुख रचना है, और इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा। ऐसे लिखते हो तो उसी प्रकार देखो यहाँ पे महादेवी वर्मा का जैसे लिखा गया है ख वाले में, ठीक है, इसमें, ठीक है। तो इनका भी देखो भाई, महादेवी वर्मा एक कवित्री है, तो यहाँ पे कवित्री का जीवन परिचय लिख दो। ठीक है। और यहीं पे आप अगर तुलसीदास जी का लिखते तो कवि का संक्षिप्त परिचय ऐसे लिखते। और यहाँ पे जन्म स्थान, पिता माता, देखो शिक्षा भी इनकी मालूम है, एमए संस्कृत से, इसका आपके बुक में हाईलाइट भी किया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये सदस्य भी रही हैं। तो जो भी आपको मालूम है आप यहाँ पे लिख दो संक्षिप्त परिचय में। ठीक। और उसके बाद जो भी इनका जैसे भी जीवन परिचय आप याद किए हो लिख दो। लिखने के बाद अंत में कोई इनकी एक प्रमुख रचना ले लो और लिख दो कि यामा महादेवी वर्मा की एक प्रमुख रचना है, या कोई भी मतलब रचना ले लो आप, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की एक प्रमुख रचना है, ऐसे लिख दो, आपका काम हो गया। ठीक। इसका भी 5 मार्क आपको मिल जाएगा। चलो, तो ये इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दोगे। उसके बाद यहाँ 7वां प्रश्न आपका, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया वो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, यानी आपको एक श्लोक लिखना है। तो श्लोक कोई भी आप मतलब लिख दो एक, जो इधर हमने 2 श्लोक देखा ना, यहाँ पे ये 2 श्लोक आपको नहीं लिखना है यहाँ पे जो थे, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं यहाँ पे कौन सा लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, ये देखो, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीरहा वही वीरता। कोई भी आप श्लोक लिख सकते हो जो आपको याद हो। उसके बाद यहाँ पे निवृत्त, ओके, यहाँ पे संस्कृत में आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिनका उत्तर आपको देना रहेगा 2 प्रश्नों का, कोई भी इनमें 2। तो हम चारों कर लेते हैं। श्वेतकेतु कस्य पुत्र आसीत, तो भाई आरण्य सुपुत्र आसीत, तो आप कस्य की जगह आरण्य पुत्र लिख दो कि श्वेतकेतु आरण्य पुत्र आसीत। ऐसे विश्वस्य अस्पष्टा का, ठीक है, तो विश्वस्त अस्पष्टा ईश्वर एक एव अस्ति। ठीक। आतुरस्य मित्रम कह भवति, तो आतुरस्य मित्रम विष्कम भवति। चंद्रशेखर स्वपितु नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर और स्वपितु नाम स्वतंत्रतः अकथयत। तो चारों प्रश्नों का मैं बता दिया, बाकी आपको एग्जाम में केवल 2 का ही लिखना होगा। ठीक है। कोई भी 2 आप ले लो, उसका उत्तर लिख दो, चारों का नहीं लिखना है। ये आप निबंध, आप जानते हो भाई, निबंध 7 मार्क का आएगा आपके एग्जाम में। तो किसी भी दिए गए यहाँ पे टॉपिक दिया रहेगा, एक टॉपिक को आपको उठाना है, अच्छे से उसकी रूपरेखा तैयार कर अच्छे से आपको निबंध लिखना है। तो निबंध तो भाई याद नहीं किया जाता है, इसका तरीका जान लो और अपने हिसाब से बना कर लिखना। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 10 रहेगी आपका, पत्र लेखन 4 मार्क का। यहाँ पे हमें बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है, अथवा यहाँ पे 2 रहेगा, एक अथवा कर तो दोनों में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ पे बिजली समस्या के निवारण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है, या बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने से है परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, पाठ्यक्रम पूरा न होने के कारणों का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी और गणित विषयों की अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ओके, चलो मैं दोनों टॉपिक पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हूँ पहले से, मैं आपको बता देता हूँ। पहला हम लोग देख लेते हैं बिजली समस्या के निवारण हेतु। तो देखो यहाँ पे लिखोगे सेवा में विद्युत विभाग लखनऊ, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो अपने हिसाब से, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद विषय क्या है कि विद्युत समस्या के निराकरण हेतु यानी निवारण हेतु। और उसके बाद लिखोगे महोदय, और लिखोगे कि सबने निवेदन है कि इन दिनों हमारे मोहल्ले, और मोहल्ले का नाम कोष्ट में मैंने लिख दिया है गोविंदपुरी,
सहित पड़ोस स्थित अन्य मोहल्लों में भी, ठीक है, अन्य मोहल्लों में भी विद्युत आपूर्ति की काफ़ी समस्या चल रही है। पिछले 2-2.5 महीनों से दिन में 4-5 घंटों के लिए और रात में 1-2 घंटे तक बिजली का कटे रहना यहाँ की आम समस्या बन चुकी है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारी समस्या का ध्यान देते हुए हमारे क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठीक करवाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं, ताकि हम सब इस समस्या से जल्द छुटकारा पा सकें। और उसके बाद एक लाइन छोड़कर नीचे लिख दोगे कि गोविंदपुरी निवासी, और यहाँ पे एग्जाम्पल कर तो मोहन, सोहन, राम भाई। यहाँ विद्युत समस्या के लिए कई लोग भाई यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं, तो कई लोगों का नाम है। उसके बाद दिनांक जो भी हो यहाँ पे डाल देना, काम खत्म। तो ऐसे लिख सकते हो। अब बिल्कुल आपको ऐसे नहीं लिखना है, अपने हिसाब से यहाँ बना कर कोई भी मतलब क्या समस्या है टॉपिक बनाकर लिख देना, ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे मैं लिखा हूँ इसको याद करो, मैं याद करने को नहीं बोलूँगा, ठीक। उसके बाद ये बोर्ड परीक्षा वाला देख लेते हैं। बोर्ड परीक्षा अगले महीने से है, ठीक है, परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अमर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज, पटेल नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऐसे लिखोगे। उसके बाद लिखोगे विषय गणित और अंग्रेजी विषयों की अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन के संबंध में, ठीक। और यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, 1 मिनट, इधर दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखोगे कि महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय के कक्षा या 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। हमारी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी माह में होनी है, परंतु अंग्रेजी और गणित का पाठ्यक्रम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसका कारण है अंग्रेजी और गणित विषयों के अध्यापकों का अवकाश पर रहना। इधर दिसंबर महीने का दूसरा सप्ताह भी बीत चुका है। ऐसे में बिना अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करवाए पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो पाना असंभव है। अतः हम छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के बाद अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित कराकर हमारा अंग्रेजी और गणित विषयों का कोर्स पूरा करवाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी यहाँ पे नाम हो, आपको नाम लिख देना है, ठीक है, लेकिन जाति सूचक शब्द नहीं लिखना है। मोहन सिंह, मोहन यादव ऐसे नहीं, बस मोहन लिख देना है। और जो भी दिनांक हो, दिनांक आपको डाल देना है। तो ये आपका पूरा का पूरा ये हो गया हम लोग का दोनों का दोनों ये पत्र। तो इस प्रकार हमने ये पेपर पूरा पूरा हमने सॉल्व कर लिया। जो 825 FD वाला हम लोग का 801 हिंदी का पेपर था, 801 FD पेपर सेट, इसको हमने सॉल्व कर दिया। इसका MCQ का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। बाकी आप बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करना। चलो, थैंक यू।